नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंत श्री पॉडकास्ट में। आज हम अनंत श्री से एक ऐसे मुद्दे पे बातचीत करेंगे जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि ये पहले से तय है, ये नहीं तय है। आज हम अनंत श्री से समझेंगे कि क्या तय है, क्या नहीं तय है, क्या एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। आइए अनंत श्री का स्वागत करते हैं। प्रणाम अनंत श्री। अनंत श्री, आज का जो विषय है वो डेस्टिनी है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हमारे लाइफ में क्या पहले से कुछ लिखा हुआ होता है, और आप कहते हैं कि अस्तित्व ही सब करा रहा है। तो जो आप कहते हैं क्या वो डेस्टिनी है? क्या है डेस्टिनी? डेस्टिनी, नियति, ये मुद्दा देखा जाए बहुत ही उलझा हुआ है लोगों के लिए। और मैं भी अनेकों बार डेस्टिनी शब्द का उपयोग करता हूँ, लेकिन जब मैं डेस्टिनी शब्द का उपयोग करता हूँ तो निश्चित ही वो उस अर्थ में नहीं होता है जिस अर्थ में बाकी लोग प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि तुमने ही अपनी भाषा में शब्द उपयोग किया, क्या सब पहले से लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ होने पर लोगों को लगता है किसी ने लिखा होगा, लिखता तो कोई है ना। और लिखा हुआ होने में सृष्टा, क्रिएटर, परमात्मा, खुदा, गॉड जो कहीं बैठकर हमारी सब नियति को देख रहा है, बना रहा है, ऐसी परिकल्पनाएं आती हैं। वो सब परिकल्पनाएं हैं वस्तुतः, इसीलिए मैं उनको परिकल्पना कहता हूँ, सत्य नहीं कहता हूँ, परिकल्पना। हमारा जीवन एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में बहुत कुछ तय भी हो जाता है। उस तय होने का प्रतिशत कितना है और हमारे अभी तत्काल में कुछ होने का प्रतिशत कितना है, इसकी गणित कोई नहीं लगा सकता। अब जैसे अस्तित्व में ट्रिलियंस ट्रिलियंस पॉसिबिलिटीज चल रही हैं, हम अकेले तो जी नहीं रहे, तमाम संभावनाएं गति कर रही हैं। तो उन संभावनाओं के जोड़ से हमारे जीन की जो संरचना है, हमारे जीन ने जिस तरह से हमको आगे लेकर बढ़ाने का काम किया है वो, और जो परिवेश की कंडीशनिंग लगातार चलती रही है, और फिर जो इस क्षण तक की अप टू डेट कंडीशनिंग है, ये सब मिलाकर हमारी नियति को बनाते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, परिवेश पर हमारा नियंत्रण नहीं, जागतिक बदलाव पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन अप टू डेट कंडीशनिंग पर हमारा नियंत्रण है, कमोबेश अप टू डेट कंडीशनिंग पर। क्योंकि वो भी बहुत सारी संभावनाओं पर खड़ा हो सकता है, वो और उलझा हुआ तार हो जाएगा, लेकिन उसमें हम उस तरह से ना जाएं। अब जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो बैठने की पूर्व नियति क्या हो सकती है कि हम लोग एक प्रक्रिया के हिस्से हैं, कि लोगों को कोई बात तैयार कर देनी है, उनसे कोई ऐसी जो अंतर्दृष्टियां हैं बांट देनी है जिससे उनका लाभ हो, कल्याण हो। फिर हम उस व्यवस्था से सुपरिचित हैं, इस रिकॉर्डिंग और इस सब व्यवस्था से। तो उस सारी भावना, विचार, व्यवस्था, इन सब के कारण ये क्षण बन गया है और हम लोग बैठे हुए हैं। तो एक अर्थ में तो ये क्षण बना है, इसकी एक पूर्व नियति बनी है, लेकिन हम बैठकर कैसे बात करेंगे, किस तरह से करेंगे, इसमें बहुत कुछ हमारा है, लेकिन बहुत कुछ हमारा नहीं भी है। इसलिए क्योंकि हमारे भीतर के रासायनिक संवेग कैसे चल रहे होंगे, और अभी पिछले 8-10 घंटे में क्या परिस्थितियां हुई होंगी जिन्होंने तुम्हारे मनोवेगों को प्रभावित किया होगा, भावनाओं को प्रभावित किया होगा, या ठीक इस क्षण अनंत में प्रवेश करने से पहले कोई घटनाक्रम हुआ जिसने मनोभाव पर असर डाला, तो वो बातचीत पर भी आएगा। तो जब वो बातचीत पर आएगा तो उसको कहा जा सकता है कि इसकी तो पूर्व निर्धारणा बन गई थी, लेकिन किसी ने लिख नहीं दिया था, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो जैसे आप समझा रहे हैं, वैसे तो देखा जाए तो फिर डेस्टिनी शब्द ही खत्म हो गया ना, अगर एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अभी जैसे आप समझाते समय कहे हैं कि कुछ चीज़ें तय हैं,
तो एक उदाहरण से कि क्या तय है? तय है हमारा जेनेटिक मॉडिफिकेशन, हमारा जेनेटिक ढांचा, हमारा जीन का ढांचा तय है। उस जीन में आज हम जानते हैं तमाम बीमारियां, तमाम मनोवृत्तियां, तमाम मनोवैज्ञानिक ग्रंथियां, वो सब भी उसमें शामिल हैं। तो जीन की जो संरचना का और जीन का प्रभाव है, इस पर जब वैज्ञानिकों ने काम किया तो उन्होंने देखा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी को जीन प्रभावित कर रहा है। यहाँ तक कि व्यक्ति स्वार्थी होगा कि उदार होगा, भयभीत होगा व्यक्ति कि निर्भय होगा, ये सब भी उसके जीन ने मॉडिफाई किया हुआ है अपने, और वो तमाम अनुभवों से चलता हुआ आया है यहाँ तक। तो ये संरचनाएं जो हैं, इन्होंने एक चीज को बिल्कुल तय कर दिया है कि ये ढांचा तो यही रहेगा। जो जेनेटिक ढांचा तुम्हारे भीतर है, जो मेरे भीतर है, ये फर्क हो सकता है, लेकिन बृहत्तर और लार्जर अगर ट्रुथ में जाएंगे तो हम एक मनुष्यता के हिस्से हैं। तो जीन भी उस मनुष्यता का हिस्सा हुआ जिसमें बहुत कुछ हम लोग कॉमन भी शेयर ही करेंगे। कॉमन सबके सुख दुख होंगे, कॉमन भावनाएं होंगी, ये सब चीजें हैं। फिर अगर जागतिक व्यवस्था पर जाएंगे तो वहां का तय होना भी बहुत कुछ तय है। कैसे जागतिक बदलाव चल रहे हैं और पूरे अंतरिक्ष में किस किस्म के बदलाव चल रहे हैं, उन सबका जो प्रभाव आना है वो तो आ ही रहा है। तो और फिर व्यवस्थागत ढांचों में अगर हम जाएं, वो तो प्राकृतिक हो गए। व्यवस्थागत ढांचे में हम किसी राष्ट्र के हिस्से हैं, राष्ट्र में कैसी नीति बन गई है, तो वो नीति भी हमारी नियति को प्रभावित ही करेगी। तो किसी ने लिख तो नहीं रखा है कि अब यहाँ पर ये नीति बनेगी तो इस तरह से, लेकिन जब नीति बनी है तो नीति निर्माताओं का जीन, उनकी कंडीशनिंग, उस सब ने उनको प्रभावित किया जो वो उसको उस तरह से बना पाए। तो उस पूरी हलचल में अगर हम देखेंगे तो इसे नियति का हिस्सा चलता रहा है। नियति का शब्द खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत कुछ लगेगा पूर्व निर्धारित हुआ जा रहा है, लेकिन अप टू डेट कंडीशनिंग तो हमारे पास हमेशा है। इस समय हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, इस सब पर एक विंडो है हमारे पास। मैं एक विंडो कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारी विंडोज नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बात कही, अब उस बात को समझने का व्यक्ति के पास इंटरनल ढांचा क्या है, जैसे उसकी जेनेटिक कोडिंग क्या है, वो बहुत प्रभावित करेगी। एक व्यक्ति, मान लीजिए मैंने कोई बात कही और उसके भीतर क्रोध का आवेग चल रहा है और उसके जीन की संरचना भी उसको क्रोध के लिए तत्पर कर रही है, उसकी परिस्थिति ने भी, तो मेरी बात को प्रतिक्रियात्मक ढंग से भी सुन सकता है। उस पर वो तर्क वितर्क सोचेगा, रिएक्ट करेगा। और एक व्यक्ति के भीतर एक पीसफुल पुश है, शांतिपूर्ण, समझने की तैयारियां हैं उसके भीतर, उस तरह की रासायनिक संरचनाएं गति कर रही, तो वो समझने के लिए भी तत्पर होगा। तो एक ही बात 10 लोगों के पास जाकर वो 10 तरह की हो जाएगी। तो एक ही बात को एक ही तरह से थोड़े सब समझेंगे। तो जो 10 तरह से समझेंगे वो उनकी 10 तरह की नियति बन जाएंगी। डेस्टिनी को अक्सर लोग रिजल्ट ओरिएंटेड नापने की कोशिश करते हैं। जब कुछ परिणाम आ गया तब कहते हैं कि लोग की डेस्टिनी थी मेरी, ऐसा हो गया है। तो डेस्टिनी को क्या हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड ही देख सकते हैं? अगर इसको बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव से समझना चाहें तो। हाँ, लार्जर पर्सपेक्टिव से ही समझना होगा। परिणाम तो हर चीज का आएगा ही, रिजल्ट तो हर चीज का आएगा ही, लेकिन लोग डेस्टिनी को बहुत ही सुपरफिशियल बना लेते हैं। जैसे कि इस घटना का ऐसे होना ही डेस्टिनी था। डेस्टिनी की जितनी भी बातें हम अभी कर रहे हैं वो सब संभावनाएं हैं। जैसे एक उदाहरण है मेरे पास कि कोई मेरा मित्र था, वो आने वाला था तो उसकी बस छूट गई, नहीं आ पाया, तो उसका बोलना था कि मेरी डेस्टिनी ही थी, हो सकता है नहीं आ पाना। तो क्या इसको रिजल्ट ओरिएंटेड ही देख सकते हैं? या इसके बाद एक और क्वेश्चन है, पहले आप इसको क्लियर कर दीजिए, है क्या ये? यहाँ पर डेस्टिनी का उपयोग जैसे मित्र ने किया उदाहरण में, इसीलिए शब्द जो है ना हमारे पास डेस्टिनी, गॉड, ये बड़े ही रोचक शब्द हैं। इनका हम अम्ब्रेला यूज करते हैं।
अम्ब्रेला यूज क्या होता है? जब किसी चीज का हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं होता है तो हम कहते हैं कि डेस्टिनी होगी। अब जिसकी बस छूट गई, अगर उसकी आंतरिक संरचना बहुत प्रगाढ़ संकल्प वाली हो तो वो दूसरी बस पकड़ेगा, वो ट्रक पकड़ेगा, वो किसी बाइक को पकड़ेगा, वो कुछ भी करके आने की कोशिश करेगा और घंटे 2 घंटे लेट ही सही लेकिन वो पहुंचेगा। अब जिसकी आंतरिक संरचना कमजोर है तो बस सामने से जा भी रही होगी तो वो दौड़ेगा भी नहीं। अर्थात अगर वो थोड़ा स्पीड से दौड़ लेता तो शायद उसको बस मिल जाती, लेकिन उसने दौड़ने की भी जहमत नहीं उठाई, उसने अपने आप आहिस्ता आहिस्ता गया, बस छूट गई। उसने कहा मेरी डेस्टिनी होगी, क्योंकि इसके भीतर अब गलती नहीं है इसकी, इसकी जो संरचना हो गई है ये संकल्प की आग वाली नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं, और एक व्यक्ति जिसकी संरचना संकल्प की आग वाली है वो करेगा, इधर से करेगा उधर से करेगा, फिर चीजों को वो से लाएगा। तो ये दोनों लोग नियत इस शब्द का उपयोग अलग अलग अर्थों में करेंगे, अलग अलग अभिप्रायों में करेंगे। जो ट्रक पकड़कर, बाइक पकड़कर किसी भी तरह से आ जाएगा वो कहेगा मेरी नियति तो आना ही थी, मेरी नियति तो आना ही थी, तो कुछ ना कुछ करके मुझे सहयोग मिल गया और मैं आ गया। और जो कम संकल्प से चला था वो कहेगा मेरी नियति तो ना जाना थी इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो ये इंटरप्रिटेशन उसके बदलते रहेंगे। तो डेस्टिनी देखा जाए तो टोटल संकल्प पे ही बेस है क्या? नहीं, डेस्टिनी संकल्प पर बेस नहीं है, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं तो हो ही रही हैं, बहुत सारी घटनाएं तो हो ही रही हैं। तो वो संकल्प, हर चीज में अपना संकल्प नहीं लगा सकते हैं। हम संकल्प केवल अपने मनोभावों पर लगा सकते हैं, संकल्प हम अपनी आंतरिक समझ पर लगा सकते हैं। लेकिन जैसे तमाम व्यवस्थागत बदलाव हैं, उनमें हम संकल्प लगाकर क्या कर लेंगे? उसमें हमारे संकल्प से क्या होना है? अब कल्पना करो अभी जैसे एक प्लेन क्रैश हो गया, उसमें बैठने वाले लोग संकल्पवान थे या गैर संकल्पवान थे, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वो एक बाहरी परिस्थिति के उस चंगुल में है। अब यहाँ पर नियति वाले लोगों को अगर पकड़ो तो वो फंस जाएंगे। वो क्या इतने सारे लोगों की एक साथ मर जाने की नियति थी? बाहरी परिस्थिति का एक दबाव था जिसने किसी दुर्घटना को निर्मित कर दिया। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि ये सारे लोगों की मरने की नियति थी। अर्थात अगर वो अकेले अकेले किसी से पूछने गए होते तो किसने उनको बता दिया होता बस तुम कल मरने जा रहे हो? लेकिन बाहरी परिस्थितियों ने उस तरह का काम किया जिसमें तमाम लोग उस मृत्यु के उसमें चले गए। जैसे हमारे देश में अभी कुछ साल हुए नोटबंदी हुई, कितने लोगों के बिजनेस बंद हो गए, कितने लोगों की परेशानियां हुई। एक सरकारी निर्णय हुआ कि हम नोटबंदी करेंगे। अब वो अच्छा था बुरा था वो अर्थशास्त्री लोग जाने, लेकिन वो निर्णय हुआ और तमाम लोग प्रभावित हो गए, पूरा देश प्रभावित हो गया। तो क्या सारे देश की नियति आर्थिक रूप से प्रभावित हो जाने की थी? नहीं, बाहरी परिस्थिति ने उसका निर्माण कर दिया। बाहरी परिस्थिति ने उसका निर्माण कर दिया तो उसके प्रभाव में हम आ गए। तो यहाँ पर हमारे संकल्प का कोई काम नहीं। अभी जैसे सोलर स्टॉर्म चलने की काफ़ी बात चल रही है कि काफ़ी तेज सोलर एक्टिविटी हो रही है और सोलर स्टॉर्म धरती को टच कर सकता है, तो तमाम इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह प्रभावित हो सकते हैं। अब ये बातें कई बार चलती हैं, लेकिन कई बार वो डाइवर्ट हो जाता है, कई बार डाइवर्ट हो जाता है तो उतना प्रभाव नहीं होता। लेकिन अचानक वो अगर बहुत मैग्नीट्यूड में सोलर स्टॉर्म टकराए, अचानक बिजली चली जाए, बड़े बड़े विकसित देशों की जा सकती, पहले हुआ भी अतीत में, जिनके पास सारे संसाधन हैं, तो उनके संकल्प या उनके निर्णय से इस पे क्या फर्क पड़ना है? वो तो हुआ। जैसे जब एक बार धरती पर जीवन का विनाश हुआ कहते हैं, तो कोई उल्का पिंड आकर टकराया और पूरी धरती एकदम से तबाह हो गई। तो इसमें संकल्प और गैर संकल्प की कोई बात नहीं थी। संकल्प की स्थिति, अब ये रिजल्ट ओरिएंटेड पर बात गई कि बाहरी परिणाम पर हम देख रहे हैं, लेकिन संकल्प का हमेशा हमारे आंतरिक जीवन पर फर्क पड़ेगा। संकल्प जो है वो हमारे आंतरिक जीवन को बदलेगा, और आंतरिक जीवन बदलेगा तो हमारी बाहरी नियति भी बदलने की ओर बढ़ सकती है।
अभी जैसा आप समझा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी इंडिविजुअल ना हो कि कलेक्टिव होती है क्या? कलेक्टिव है, डेस्टिनी तो कलेक्टिव ही है, और इंडिविजुअल बनाना ही उसकी सबसे बड़ी, देखा जाए, मूर्ता है। जब कोई व्यक्ति किसी ज्योतिषी के पास जाके पूछता है कि परसों हम क्या खाएंगे, इस तरह की बातें तो पूछ लेते हैं, तो ये बड़ा इंडिविजुअल हो गया, जैसे कि इसकी इंडिविजुअल धारा ही बहुत कहीं पर तय हो रही है। हुँ, इंडिविजुअल धारा बड़े ही रहस्यमयी ढंग से तय होती है, ऐसी सुपरफिशियल घटनाओं में नहीं तय होती। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई आया, तो ऐसा नहीं है, हम उसको कह सकते हैं कि उसको अनंत श्री के पास आना ही तय था। हुँ, उसको मेरे जैसे फिनोमेना के पास जाने की संभावनाएं बन रही थी। जैसा उसका लाइफ पैटर्न बन रहा था, जैसी उसकी सोच बन रही थी, जैसी भावनाएं विकसित हो रही थीं, जैसे प्रश्न उसके भीतर उठ रहे थे, तो वो उसको मेरे जैसे व्यक्ति के पास एक ना एक दिन ले ही जाते। उसमें मैं भी हो सकता था, कोई और भी हो सकता था। तो ये अगर कोई कहे कि मेरे पास आना ही तुम्हारा तय था, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मान लो अभी देश में ऐसी गणना, अब ये सब मैथमेटिकल उलझे हुए गुत्थी बन जाएंगी। हुँ, इस देश में जैसी प्यास और जैसी भावना तुम्हारे भीतर उठी थी, उसको नर्चर करने वाला एक मैं ही सैंपल था मात्र, 100 करोड़ 150 करोड़ में। तब तो तय हो गया, तुम्हें आना ही था, हुँ, क्योंकि वो धारा तो उधर ही जाएगी, अपने अलाइनमेंट में ही जाकर जुड़ेगी। लेकिन अगर वो अलाइनमेंट उस तरह के और भी होंगे तो वो और भी तरफ जा सकती है। लेकिन कहा तब भी जाएगा कि इस व्यक्ति की वहां पर जाने की नियति थी, लेकिन ये इसी बिंदु पर जाने की नियति थी, ऐसा नहीं। और वो बनी क्यों नियति? क्योंकि वो एक अलाइनमेंट था, उसके विचार, उसके प्रश्न, उसकी भावनाएं, उसकी वृत्तियां, उसका एटीट्यूड, वो सब मिलकर एक उसकी जीवन पद्धति का निर्माण कर रहे थे। अप टू डेट कंडीशनिंग की जैसे आप बात करते हैं, तो क्या नियति भी हमारी बदल सकती है, उसका कुछ परसेंटेज? हाँ, क्यों नहीं? नियति तो क्षण प्रतिक्षण ही बदल रही है, पूरी, पूरी की पूरी पूरी? नियति बदल रही है। हम यहाँ पर देखिए कॉस्मिक, इन्वायरमेंटल और सिचुएशनल की बात नहीं करेंगे। हुँ, पूरी की पूरी का मतलब ये है कि इसीलिए तो वहाँ पर देखिए अध्यात्म और एनलाइटनमेंट ये सब की गुंजाइश आती है, अन्यथा तो फिर इंसान बिल्कुल रोबोट हो जाएगा। अप टू डेट कंडीशनिंग पूरी की पूरी नियति को बाहरी ढांचे के तौर से नहीं बदलती, क्योंकि बाहरी ढांचे तो बहुत सारी चीजों पर निर्भर है, लेकिन हमारी आंतरिक व्यवस्था को पूरा का पूरा बदल देती है। और आंतरिक व्यवस्था का पूरा बदल जाना ही एनलाइटनमेंट है। आंतरिक व्यवस्था का ही पूरा का पूरा बदल जाना समाधि है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तो वहीं पर वो आध्यात्मिक साधनाओं, ध्यान, सत्संग, इनका महत्व भी आता है। सत्संग है क्या? सत्संग अपनी कंडीशनिंग को रिफॉर्म करना। हम गए, हमने कुछ सुना, सुनने का इम्पैक्ट हुआ, उससे हमने कुछ समझा, समझने से हमारी कंडीशनिंग बदल गई। अगर हमने उससे पहले वो चीज़ समझी ही नहीं थी, तो हो सकता है हमारा आंतरिक ढांचा बिल्कुल अलग किस्म का हो, और हमने सुना तो हमारा ढांचा अलग किस्म का हो गया, तो चीज़ें बदल गई। फिर यहाँ पर एक दूसरा वर्तुल फिर शुरू होगा कि हमारा बाहरी जीवन हमारे आंतरिक जीवन के प्रतिध्वनि है। हुँ। ये सब बातें इतनी सीधी-सीधी थोड़ा ही हैं कि बिल्कुल सीधे-सीधे आदमी को समझ में एक दिन आ जाएँगी। तो फिर हमारे आंतरिक जीवन के बदलाव से हमारा बाहरी जीवन भी बदलेगा, क्योंकि हमारा बाहरी जीवन हमारे आंतरिक जीवन की अनुगूंज है, प्रतिध्वनि है। तो अंदर जब बदलेंगे, तो बहुत चीज़ें बदलेंगी। अब जैसे मान लो हम बहुत भय में जीने वाली प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, और अचानक हमारी अप टू डेट कंडीशनिंग ने हमें कुछ ऐसा समाधान दिया कि हम भयमुक्त हो गए। हमने जीवन का पूरा स्वीकार कर लिया और हम शांति से जीने लगे। भय का स्वीकार हो गया और हम शांति में आ गए। जब शांति में आ गए तब क्या होगा? हमारा साइकोसोमैटिक सिस्टम बदल जाएगा, हमारा केमिकल सिक्रेशन बदल जाएगा। एक भय वाले व्यक्ति का केमिकल सिक्रेशन अंदर, और एक शांति वाले व्यक्ति का वो तो बदल ही जाता है, पूरा विज्ञान जानते हैं। अब इस व्यक्ति से जो जो क्रियाएं निकलेंगी वो फर्क हो जाएंगी।
फिर बहुत फर्क होता चला जाएगा। यहाँ तक कि वो बिजनेस डील पर भी जा रहा है, अगर वो अचानक शांत हो गया है तो बहुत प्लेफुल्ली वो अपनी बिजनेस डील में जाएगा, परिणाम की चिंता नहीं करेगा। अब ये सब उस मैनेजमेंट के ढांचे में चीजें आ गई जहां बहुत संभावना है कि काम हो जाएगा, और एक व्यक्ति अभी भय के ढांचे में था, उसी कंडीशनिंग वहां पर थी, तो डरा डरा जाएगा, वो डर सामने वाली पार्टी को स्पर्श करेगा, उस डर से डरी हुई प्रतिक्रियाएं निकलेंगी या डरे हुए आकलन निकलेंगे, कमजोरी के आकलन होंगे, डील फेल हो जाएगी। शांत व्यक्ति इतना शांत और इतना कॉन्फिडेंट लग रहा है कि जो इन्वेस्ट करने वाला है उसको लगता है कि ये तो इतना कॉन्फिडेंट है, अच्छा ही कर लेगा। तो अप टू डेट कंडीशनिंग भीतरी ढांचे को बदलेगी, और भीतरी ढांचा फिर हमारी बाहरी परिस्थितियों को बदलेगा, तो नियति का एक चक्र पूरा फिर बदल जाएगा। हम लोग डेस्टिनी को कितना लीनियर लेके चलते हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि कई सारे डायमेंशंस हैं पूरी डेस्टिनी। एग्जैक्टली, कई सारे डायमेंशन है। डेस्टिनी लीनियर थोड़ा ही है कि ए और बी और सी ऐसे होता चला जाएगा, कि ए हुआ तो फिर बी होगा, बी होगा तो सी होगा। डेस्टिनी तो ऐसे भी चलती है, डेस्टिनी का यहाँ पर बेहतर शब्द होगा जिंदगी, कि सी होना है, सी होना है, कोई पॉसिबिलिटी बन गई सी होने की, इसलिए ए होगा। इसलिए नहीं कि ए हुआ था फिर बी हुआ था तो सी होगा, ये सी होना था तो ए भी बनेगा, ए की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अब कैसे? जैसे मान लो एज अ स्पिरिचुअल लीडर मैं खड़ा हूं किसी मुकाम पर, और मेरे अंदर की कंडीशनिंग ने कुछ डिलीवर करने का एक ढांचा तय कर लिया है। ये सब अस्तित्वगत है, लेकिन मान लो डिलीवर करने का कोई ढांचा बन गया है, तो ये घटना को मान लो सी, तो ये घटना अब होगी, तो इसके लिए ए कुछ घटनाक्रम बनेगा, किसी के अंदर, व्यक्ति के अंदर वो प्रेरणा जागेगी, कोई आगे चलेगा, फिर लगेगा ए से बी हुआ, फिर बी से सी पे पहुंचेगा, लेकिन सी पहले बन चुका था, फिर ए और बी बाद में बने। तो लीनियर नहीं है, ये वेब की तरह है। हमारी नियति या हमारा जीवन, जैसे आजकल हम इंटरनेट पर वर्ल्ड वाइड वेब देखते हैं, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब ही है, वो सब क्रिस क्रॉस इधर से उधर, उधर से उधर प्रभावित करता चला जा रहा है सब एक दूसरे को। अनंत पद के जो भी मित्र अनंत में आते हैं, तो जब आपके संपर्क में आते हैं तो बहुत बदले बदले दिखाई देते हैं। वो जब भी आपके पास आते हैं उनके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो क्या गुरु के संपर्क में जब उनके शिष्य आते हैं तो उनकी भी डेस्टिनी कलेक्टिवली चेंज होती है? हाँ बिल्कुल होती है। इसीलिए देखिए, जिन्होंने इस चीज का दर्शन किया था उन्होंने इसको एक मान्यता की तरह माना कि गुरु हमारी नियति को बदल देता है। लेकिन इसका वो जो सिरा पकड़ते हैं लोग, वो दूसरा सिरा पकड़ते हैं, वो गुरु को डूअर बना देते हैं। गुरु तो हुआ ही वो व्यक्ति है जो अब करता नहीं रहा, डूअर नहीं रहा, वो बस हैपनिंग में है, उसके माध्यम से घटनाएं घटती चली जा रही हैं, जो भी आंतरिक और बाह्य ढांचे हैं। तो लोग जब परिवर्तन को देखते हैं तो उसमें वो गुरु को कर्ता बना देते हैं, फिर उससे वो मांग करते हैं कि गुरु जी ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, कल्याण कर दो, चमत्कार कर दो, आशीर्वाद दे दो, यानी कि वो मानते हैं कि वो दे सकता है। अब हम सूरज से तो नहीं मांगते कि रोशनी दे दो, फूल से तो नहीं मांगते सुगंध दे दो, है उसके पास, उसके ढांचे में तो दे रहा है। और अगर फूल के पास सुगंध नहीं हो तो कैसे दे देगा? अब जाके हम गोबर के पास सुगंध मांगे, सुगंध दे दो, तो गोबर लाख कोशिश करे, अगर डूअर अपना जगाए भी तो वो गोबरियत ही देगा, तो वो और कुछ तो दे नहीं सकता। तो गुरु के साथ ये फिनोमिना लोगों ने देखा। अब वहां पर वो उस फिनोमिना को अवॉइड करने की कोशिश की लोगों ने, कि कलेक्टिव फिनोमिना था। गुरु के पास आए, उसकी प्रेजेंस में बैठे, उसकी प्रेजेंस में कुछ बातें समझी गई, उसकी प्रेजेंस में कोई चीज़ें शांत हुई, उसकी प्रेजेंस में कुछ आंतरिक ढांचे बदले, तो वो कंडीशनिंग बदल गई। कंडीशनिंग बदल गई तो वही नियम, आंतरिक ढांचा बदलेगा तो बाहरी परिस्थितियां भी बदलेंगी, बाहरी ढांचे भी बदल जाएंगे। तो लगा कि चमत्कार हो गया, नियति बदल गई।
तो बदलाव तो लोगों ने देखा, लेकिन गुरु के या किसी बुद्ध के पास वो बदलाव डूअर की तरह नहीं था, वो कर्ता की तरह नहीं था, वो बस हैपनिंग की तरह था, घटना की तरह था। और वो बदलाव फिर गुरु का ही केवल रोल उसमें अगर हम ना जोड़ें, तो जो आसपास के लोग हैं, इसीलिए बुद्ध को मैं बड़ा वैज्ञानिक कहता हूँ। उन्होंने 3 जो शरण के शब्द दिए, वो भी बड़े मैथमेटिकल हैं इसमें, बुद्धम शरणम, संघम शरणम, धम्मम शरणम। यानी एक जागृत व्यक्ति, उसके साथ हुए आप, शरण का मतलब उसके साथ हुए, संग तमाम लोग जो उस पथ पर थे उनके साथ हुए, और धम्म या अर्थात जो उस जागृति को बढ़ाने वाले विचार, देशनाएं और सारे उपकरण, टूल्स थे, हम उनके साथ हुए। तो हमने ये तीनों शर्तें पूरी कर दी, नियति बदल जाएगी। अनंत श्री के लिए डेस्टिनी जैसा वर्ड मायने रखता है क्या? गुरुओं के लिए डेस्टिनी जैसा कुछ होता है? गुरुओं के लिए डेस्टिनी ऐसे मायने रखती है, अगर उसको हम बहुत ही लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें, उनका पूरा जीवन ही नियति है। पूरा जीवन ही नहीं पूरा जीवन उनका नियति है, क्योंकि वो पूरे जागतिक बदलाव के साथ, वो जागतिक घटनाक्रम के साथ, वो इतने अलाइंड और इतने हार्मोनाइज्ड हैं कि उनका होना सेपरेट नहीं है। वो पर्सनल से इतना ज़्यादा इम्पर्सनल है। तो इम्पर्सनल जो बुनावट है, निर्वैयक्तिक बुनावट, जागतिक बुनावट है। व्यक्तिगत तौर पर ही व्यक्ति को अड़चन है, परेशानी है, और जागतिक तौर पर कोई परेशानी नहीं। जागतिक तौर पर एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, वो कॉस्मिक इंटेलिजेंस ही अपना काम करती जा रही है, और उस कॉस्मिक इंटेलिजेंस में ही व्यक्तिगत भी जो क्रियाकलाप है वो होंगे, लेकिन व्यक्तिगत चीख पुकार नहीं है। जैसे एक जंगल विकसित हो रहा है उदाहरण के लिए, तो जंगल उस कलेक्टिव इंटेलिजेंस के माध्यम से विकसित हो रहा है, जहाँ पर घास, छोटे पौधे, बड़े पौधे, पशु पक्षी, सब परिंदे, सब उसमें शामिल हैं। जंगल किसी एक पौधे या एक पेड़ को विकसित करने पर नहीं खड़ा है, टोटल। लेकिन उनकी जो सिनर्जिक मूवमेंट है, लयबद्ध उनकी जो गति है, वो एक पेड़ को भी सपोर्ट करती है, एक घास को भी सपोर्ट करती है, एक परिंदे को भी सपोर्ट करती है। वो एक कलेक्टिव यूनिटी में जीने लगते हैं। तो सब संभाला गया है। तो इसीलिए हम जंगलों को जब उगता और बढ़ता हुआ देखते हैं, तो हम उनके साथ नियति की शुद्धतम अवस्था देख सकते हैं। इस वृक्ष को उगना था, उगा, इसको गिरना था, गिरा, लेकिन उसके उगने में पूरे जंगल, पूरी जमीन, सबने सहयोग दिया। गिरा तो उसे गिरने में सबने सहयोग दिया। इंडिविजुअली न वो गिरना चाहता था, न इंडिविजुअली वो उठना चाहता था। तो एक बुद्ध जो है, वो व्यक्तिगत रूप से न उठना चाहता, न व्यक्तिगत रूप से गिरना चाहता है, न व्यक्तिगत रूप से वो किसी को सुधारना चाहता है, न व्यक्तिगत रूप से सुधरना चाहता है। वो जंगल जैसा हो गया, वो कॉस्मिक हो गया है। तो अब वो टोटल इंटेलिजेंस उसके साथ काम कर रही है। टोटल इंटेलिजेंस में जो प्रिसाइज होना है वो प्रिसाइज होगा। इसीलिए जब बुद्धों की गतिविधि हम देखेंगे तो इतनी सटीक लगेगी कि लगे इतना सटीक कैसे हो सकता है। अब इतना सटीक इसलिए क्योंकि जंगल की भी हर गतिविधि बिल्कुल सटीक है। इस बीज को यहीं पर गिर के उगना था, इसलिए ऐसा हुआ। इस बीज को दूर जाके गिरना था, इसलिए इसमें रोए आए, इसमें पंख आए, तो इसको हवाओं ने उड़ाकर दूर भेजा। तय करके थोड़े ही बैठा था। ये तो विकास की प्रक्रिया थी। तो उस कलेक्टिव इंटेलिजेंस ने देख लिया कि इन बीजों को ऐसे जाना है, इन बीजों को ऐसे गिरना है, इनको ऐसे टूटना है, इनको ऐसे संरक्षित रहना है। तो एक बुद्ध कभी इस गलतफहमी में नहीं होता कि मुझे कुछ बदलना है, क्योंकि वो देखता है बदलाव समग्रता का परिणाम, बदलाव व्यक्तिगत नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि इनलाइटनमेंट भी पर्सनल नहीं है, इनलाइटनमेंट भी इम्पर्सनल है। तो इम्पर्सनल नेचर में देखा जाए, बुद्ध का तो पूरा जीवन ही नियति की लीला है। जिसको आप कहते हैं कि लीला, हम लोग भी लीला का हिस्सा हैं, तो एक हार्मनी ही तो हो गई, उसमें डेस्टिनी भी हो गई, सारे कुछ उसमें लीला में ही समाहित हो जाता है। एग्जैक्टली। नियति की लीला शब्द में देखिए, नियति शब्द आता है, जो नियत है उससे नियति बनी, जो नियत तय हो गया है।
लेकिन तय होना तो क्षण प्रतिक्षण बनता जा रहा है। तो नियति तो सभी की है, लेकिन लोग जो विचलित हैं और परेशान हैं वो ये है कि उनकी नियति जैसे पहले से ही कहीं लिख के लिफाफे में बंद करके रख दी गई। उस नियति को लेकर लोग हैरान परेशान, और जितना भी छद्म ये जो काम चला है कार्य व्यापार, तो इसी पे चला है कि वो वाली नियति कि मेरा लिफाफा खोल दो। लिफाफा किसी का नहीं खुलता, क्योंकि जिस लिफाफे की बात करी जा रही है वो लिफाफा है जेनेटिक कंडीशनिंग, और उस जेनेटिक कंडीशनिंग पर क्या क्या बदलाव जाएंगे वो बदलेंगे। अब जैसे अगर व्यक्ति से हटकर देशों पर चले जाइए, जो मुल्क पीछे कम्युनिज्म में गए, जैसे रशिया गया, काफी पुरानी बात है, उसके पहले तो धार्मिक देश था, ईसाइयत थी, उनके और मत थे, लेकिन अचानक एक विचार पनपा साम्यवाद का। उस विचार ने लोगों को ओवर पावर किया, उनकी सारी कंडीशनिंग बदल गई। रातों रात का मतलब सालों लगे, लेकिन एक दिन अचानक पाया गया कि वहां तो सब खत्म, रिलीजन, लोग बिल्कुल रिलीजन से पार हो गए हैं, उनको जरूरत नहीं रह गई। तो ये नियति कैसे एक यक बयक बदल गई इसलिए क्योंकि उनकी कंडीशनिंग बदल दी गई। कंडीशनिंग बदल गई तो नियति बदल गई। अभी अपने देश में क्या है, घूम फिर कर लोगों को घेर घेर कर उनको अंधविश्वास की कंडीशनिंग दी जाती है, उनको कर्मकांडों की कंडीशनिंग दी जाती है, उनको जितनी जड़ताएं मूर्ताएं हैं उन सबकी कंडीशनिंग दी जाती है, तो वैसे बने रह जाते हैं वो। उनको लगता है अच्छा ये लोग ऐसे हैं। कल को अचानक लोगों में जागृति आ जाए, अचानक बदल जाएगा, परिवेश परिदृश्य पूरा बदल जाएगा। तो इस तरह से ये जो नियति है ये व्यक्तिगत रूप से फिक्स्ड नहीं है। जब एक पूरा पूरा मुल्क बदल सकता है तो एक व्यक्ति की नियति कैसे तय हो सकती है। अब नियति वाले तो ये भी मान के चलते हैं इसको हिंदू बनना था, इसको मुस्लिम बनना था। आप फैक्ट्री की तरह से उनको बनाने में लगे हैं। जेनेटिक कंडीशनिंग एक जगह पर है, लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशनिंग तो आप दे ही रहे हैं उसको। सारे पैदा होने वाले बच्चों को अलग कर दीजिए, 5 साल तक उनको कोई कंडीशनिंग मत दीजिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कौन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वो इंसान होगा, बस पढ़ेगा लिखेगा, जो समझेगा वैसा होगा। तो ये अब इसमें बहुत सारी बातें उलझ जाती हैं। लोग कहेंगे कि भाई हिंदू मरता है तो हिंदू बनता है, वो मरता है, कोई कुछ नहीं बनता। हम क्या इन्वायरमेंट दे रहे हैं, और इन्वायरमेंट कहाँ से आ रहा है, व्यक्ति की सोचने समझने की स्पष्टता से आ रहा है। अभी आपने इतने अच्छे से सब समझा दिया है कि अभी एक प्रश्न है, मैं सोच रहा हूँ पूछूं कि ना पूछूं। बिल्कुल लेकिन सबसे ज़्यादा उसको सर्च किया गया था कि डेस्टिनी जो होती है वो प्रारब्ध कर्म या कर्मों पे हमारे निर्भर करती है। इस पे एक क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये देखा जाए अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट है। अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट की एक तारीफ ये होनी चाहिए, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो कुछ समझाने की कोशिश करी, भाई ठीक है। जब आप जूते नहीं बना सकते थे तो आपने पत्ते बांधने की कोशिश करी, आपने पेड़ों की छाल बांधने की कोशिश करी, आपने जानवरों की खाल बांधने की कोशिश करी। लेकिन जब जूते आपने बना लिए तब भी आप वही बांधेंगे तो आपकी फिर नादानी कही जाएगी। तो बहुत सारी समझ भी ऐसे ही जर्नी कर रही कि जब आप रॉ स्किन बांध लेते थे, फिर आपने सोफिस्टिकेटेड शूज बना लिए, आप क्लियर हो गए। तो प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, ज्योतिष वगैरह इन सब पे डील करता है, और इनको डील करने के लिए उनको फिर पूर्व जन्म में भी जाना पड़ेगा, उनको पिछला जन्म बनाना ही पड़ेगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं पिछला जन्म किसका। व्यक्ति तो इसी स्थान और समय की एक संरचना है, वो इसी स्थान और समय में डिसॉल्व हो जाना है। अब अगर हम कंटिन्यूटी को बनाएंगे तो उस कंटिन्यूटी में एक हमारे ही जैसा व्यक्ति पीछे होना चाहिए, जो एक एक्यूमुलेटेड अकाउंट छोड़ता है। तो जो अकाउंट छोड़ता है आगे वहीं से चीजें प्रारंभ होती हैं, उसी को प्रारब्ध कहते हैं। जैसे कि हमने अपने अकाउंट में 20,000 रुपये छोड़े थे, तब हम 20,000 रुपये से शुरू करेंगे। लेकिन आप बिल्कुल पीछे 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 चलते चले जाइए तो हंसी आएगी व्यक्ति को कि जब हजारों में संख्या थी पूरी पृथ्वी पर,
तो उनके कर्म कैसे थे, फिर वो लाखों में हुई, फिर अब करोड़ों में, अब अरबों में संख्या हो गई। तो व्यक्ति की कौन सी धारा चल रही है? आज हम अगर करोड़ों और अरबों में खड़े हुए हैं जनसंख्या में, और अतीत में पीछे 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 पीछे, भाई हम 2 ही जन्म पीछे क्यों जाएंगे? 2 जन्म वाली घटना पिछले 4 जन्म पे खड़ी थी, पिछले 4 जन्म की घटना उसके पिछले 4 जन्म पर, उसके 4 जन्म के उसके पिछले 4 जन्म कोई पर। अंत नहीं है इसका। तब तो आप आदिमानव केवमैन में चले जाएंगे, तो वहां पर बड़ा नैरो हो जाएगा पैसेज। तो पैसेज बड़ा नैरो हो जाएगा, तब कहाँ किसका जा रहा है? तो लॉजिकली तर्क सम्मत रूप से कुछ भी कहीं नहीं जा रहा, प्रारब्ध कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, इसमें ज्योतिष वालों को भी मैं टास्क दे सकता हूं, अगर उस पे मान लो उसमें कोई गणित बिठाने की कोशिश करते हैं, तो वो पूर्व जन्म को कलेक्टिव माइंड पर अगर डाल दें कि ये कलेक्टिव माइंड से बहुत कुछ व्यक्ति के पास आता है, कलेक्टिव जो कॉन्शसनेस कह लें या सामूहिक व्यवस्था कह लें, उससे पूर्व जन्म कोई नहीं, हम आए तो इस समय जो कुछ कलेक्टिव ढांचे में था उसका भी कुछ शेयर हमारे पास आया, और वो शेयर कैसे और किस तरह से सबको अलग अलग मिलेगा, ये उसके जीन, परिवेश और बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है। तो उस हिसाब से उसकी नियति आगे बढ़ जाएगी। तो मूलतः प्रारब्ध जैसा कुछ नहीं होता। अब लोग कहेंगे तुम्हारा प्रारब्ध था सन्यासी होना, तुम्हारा प्रारब्ध था व्यापारी होना, तुम्हारा प्रारब्ध था डाकू होना, तुम्हारा प्रारब्ध था चिकित्सक होना। ये सब बातें आधारहीन हैं। एक वही बच्चा जिसका प्रारब्ध था चिकित्सक होना, उसको ले जाके चंबल में डाकू महाराजा के साथ पाला जाता, तो वो सर्जिकल नाइफ के बजाय तलवार और बंदूक लेके घूम रहा होता। और उसी डाकू महाराजा का जो बेटा है किसी अच्छे चिकित्सक के घर में पाल दिया जाता, तो उस परिवेश की कंडीशनिंग वो वैसे ही लेता, वो अच्छा चिकित्सक बन जाता। तो ये परिवेश लगातार शेप दे रहा है व्यक्ति को। अब परिवेश से ही विंडो खुलती है जो कलेक्टिव को कैच करती है, क्योंकि कलेक्टिव तो हमेशा अवेलेबल है, लेकिन विंडो खोलेगा हमारा इन्वायरमेंटल कंडीशनिंग का पार्ट। एक स्लम में रहता हुआ बच्चा अभी उतना अवेयर नहीं है समाज और जीवन के प्रति, जितना कहीं बहुत पढ़ी लिखी जगह पर पैदा हुआ बच्चा अवेयर है। वो 5 साल में बहुत सारी ऐसी सूचना से पढ़ी लिखी जगह पर कोई बच्चा है रूबरू हो सकता है जो उसको अवेलेबल नहीं होगी, तो इसकी नियति तो अलग हो जाएगी। उसके पास विंडो नहीं ओपन हो पा रही है जो अभी कम सुविधाओं में है, तो उसकी कलेक्टिव की ओपनिंग भी कम हुई, कलेक्टिव उसकी। तो यहाँ से उसकी डेस्टिनी अलग अलग हो गई। कहने वाला कह गए प्रारब्ध है। अब यहाँ पर लोग जो इसकी गणित बिठाने की कोशिश करते हैं वो तब जब वो कहते हैं कि देखो वो पान की दुकान वाला बच्चा था, वो भी आईएएस बन गया, और ये इतने धनपति और आईएएस के यहाँ पैदा हुआ बच्चा वो भी नहीं बन पाया। वो तमाम फैक्टर्स पर निर्भर करता है, और ये जनरलाइज व्यू होता है। अगर जनरलाइज व्यू को देखेंगे कि ये घटनाएं कम और कभी कभी घटती हैं। अगर हमारे पास प्रचुर मात्रा में संसाधन होते हैं तो हम जीवन को एक अलग सुविधापूर्ण स्थिति में बना ही लेते हैं, और जब किसी के पास नहीं होते हैं तो नहीं ही बना पाता है। अगर उसने कम संसाधनों से भी किसी अच्छे जीवन का निर्माण कर लिया, तो ये उसकी प्रतिभा और उसकी कंडीशनिंग के अलग पहलुओं पर निर्भर करता है। मान लो आज के सोशल मीडिया के दौर में देखिए, कोई व्यक्ति बिल्कुल कूप मंडूक घर में पैदा हुआ, कर्मकांडी अंधविश्वासी घर में, मोबाइल हाथ में है, सारी एक्सेसिबिलिटी है, और उसने मुझे सुन लिया, 10 दिन उसने मेरी चीज़ें सुन ली, उसी कंडीशनिंग तो बदल गई। वो उसी इन्वायरमेंट पे पढ़ रहा है जिसमें सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी कोई नहीं सुन रहा है, और उसने सुन लिया, अचानक उसी कंडीशनिंग बदल गई। मतलब एक विंडो हमेशा खुला रहता है। विंडो खुला रहता है, किस विंडो से क्या अंदर उसके प्रवेश करेगा वही उसकी चीज को बनाएगा। तो जिसको प्रारब्ध कह रहे हैं लोग, वो प्रारब्ध वो चीज है जो परिवेशगत विंडो से सामूहिक जो ढांचा है वो उसके अंदर प्रवेश अच्छा, किया। आनंद श्री, आपने समझा तो बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव से दिया है। आपने अभी बोला कि
आपने समझाया जैसे कि डेस्टिनी कलेक्टिव होती है और प्रारब्ध को आपने अब तो बहुत अच्छे से समझा दिया है कि जो इंडिविजुअल होती है डेस्टिनी, एक कलेक्टिव डेस्टिनी जब उसमें से प्रवेश करती है, तो कलेक्टिव डेस्टिनी से भी हमारी इंडिविजुअल डेस्टिनी भी निर्मित होती है। क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है जो इंडिविजुअल डेस्टिनी को भी बदलने में सहायक हो सकती है? ये जो इंडिविजुअल डेस्टिनी को बदलने का प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को देखा जाए, मैंने 9 स्टेप्स टू निर्वाण कहा है। अब वो निर्माण शब्द उसमें डाल दिया है, तो निर्माण, क्योंकि हमने हायर पर्सपेक्टिव को उसमें लिया है, लेकिन अगर नियति के पर्सपेक्टिव को ले लो तो वही प्रोसेस है। आशा, पहले प्यास, अपनी प्यास पर काम करो, क्षुद्र की प्यास हटाओ, कुछ बड़ी चीजों की प्यास पैदा करो। क्षुद्र की प्यास रखोगे तो डेस्टिनी क्षुद्र बन जाएगी, विराट की प्यास रखोगे डेस्टिनी विराट बन जाएगी। आशा लाओ, अपने भीतर गहन आशा प्रज्वलित करो, किया जा सकता है। ये सब कंडीशनिंग बदलने की प्रक्रिया है। और फिर संकल्प, संकल्प कमजोर हो सकता है, संकल्प को बढ़ाया भी जा सकता है। हम ट्रेनिंग देकर ही तो एक आम युवक को कमांडो बना देते हैं। कहने के लिए कोई कहेगा उसकी डेस्टिनी थी कमांडो बनना, तो ट्रेनिंग कहाँ थी वो बीच में? बीच में ट्रेनिंग भी तो आई। बिना ट्रेनिंग के एक दिन व्यक्ति पिज्जा खाते खाते और दरवाजा खोल के बाहर निकला और अचानक उसने अपने को दुनिया के बड़े ट्रेंड कमांडो के रूप में पाया, तब तो नियति कहे उसको। लेकिन उसने अपना खान पान बदला, अपने स्वास्थ्य का बदलाव किया, अपने प्रशिक्षण का बदलाव किया, तो वो कमांडो बन गया। तो इस तरह से ये सारे प्यास, आशा, संकल्प, दृष्टि को बड़ा व्यापक करो। कीचड़ को देखोगे कीचड़ जैसे हो जाओगे, कमल को देखोगे कमल जैसे हो जाओगे। किसी गरीब या छोटे व्यक्ति को देखकर वैसा हमेशा अनुभव करोगे तो वैसे हो जाओगे। बड़े को देखोगे, विराट दृष्टि। बड़ा केवल धन से ही मैं नहीं कह रहा हूँ, हर तरह से बड़ा होना चाहिए। फिर उसमें मैंने विधायक स्मृति का सूत्र डाला। वो बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव मैंने पूरा प्रोसेस दिया है कि अपनी स्मृतियों को तो चुन सकते हो, क्योंकि रोज स्मृतियां हमारे पास है, नकारात्मक भी हैं, विधायक भी हैं। विधायक स्मृतियों को चुन लो। विधायक स्मृतियों को चुन लोगे तो हमारे अंदर के जो मानसिक ढांचे हैं वो बदल जाएंगे। कितने स्ट्रेस, एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज चले जाएंगे। फिर जो बचे खुचे हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज हमारे, उनके लिए टोटल एक्सेप्टेंस में चले जाओ, समग्र स्वीकार। जीवन से प्रतिरोध समाप्त कर दो। जो जैसा था वैसा उसको एज इट इज हमने स्वीकार किया, जो अस्वीकार था उसको भी स्वीकार किया हमने, और जीवन सहज हो गया। अब सहज जीवन तक पहुंच गया व्यक्ति, इतना सशक्त हो गया है कि इसकी नियति कैसे नहीं बदलेगी। इसने तो अपने को बिल्कुल ढाल दिया है। ये जो मिट्टी में पड़ा हुआ सोना था, मिट्टी में सना हुआ, ये निकल कर प्यूरिफाई होकर तो अब ये उस फर्नेस तक पहुंच गया है जहां से अब ज्वेलरी में ढलेगा। लेकिन पूरा प्रोसेस तो करना पड़ेगा, वो पूरा प्रोसेस है। वही साधना है। साधना, इसीलिए मैं कहता हूँ साधना कोई सर्कस नहीं है कि आप बिना इन चीजों पर काम किए साधना करने लगे और कुछ परिवर्तन हो जाएगा। और फिर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आए, अनुग्रह आए। अनुग्रह किस तरह से? कि जीवन के प्रति आप एक आह्लाद से भरिए, विस्मय से भरिए, अहोभाव से भरिए। जीवन में जो है उसको देखिए, जीवन में जो नहीं है उसका रोना बंद कर दीजिए। ग्रेटिट्यूड हो गया। और आग्रह हटा, अनुग्रह आया। इसकी बात मैं कहता हूँ, अभी तो हमारी बात पर आग्रही है, ये मिल जाए वो मिल जाए। समग्र स्वीकार हुआ, मिलने की परवाह नहीं करते, अपने जीने का काम करते हैं। फिर आप मौन में जाए, स्वाभाविक मौन। फिर आप अपने आंतरिक एकांत में आए। बोलने को, मौन में जाने का मतलब अपनी वाणी सुधार लीजिए, व्यर्थ का बोलना बंद कर दीजिए, सार्थक बोलिए, अर्थपूर्ण बोलिए, मौन में चले जाएंगे। आंतरिक एकांत का मतलब भीड़ से बचिए। भीड़ हमारी 90% एनर्जी जो है कंज्यूम कर लेती है। तो हम अपने आंतरिक एकांत में आ गए। जितना जरूरी है उतना मिलते हैं, जितना जरूरी नहीं मिलता। अब ये व्यक्ति तो फोकस्ड हो गया, ये तो बिल्कुल सैटेलाइट लॉन्च होने वाले रॉकेट की तरह बन गया, ये तो लॉन्च हो ही जाएगा। अब उसको हम निर्वाण कह लें, क्योंकि निर्वाण को मैं अंतिम नियति कह सकता हूं, और यह सांसारिक नियति कह लें, वो भी बदल जाएगी।
अब कल्पना करो, किसी व्यक्ति ने ना अपनी प्यास पर काम किया, ना आशा पर काम किया, ना संकल्प पर काम किया, ना अपने स्मृतियों पर काम किया, ना स्वीकार पर काम किया, किसी चीज पर काम नहीं किया, और सीधे वो सोचता है मैं ध्यान साधने लग जाऊंगा। तो इस ध्यान के बाद उसके भीतर जो कॉकटेल बनेगी वो बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग होगी। इसलिए तमाम ध्यानी और तमाम साधक भी कुंठित, परेशान, हताश, निराश, कंफ्यूज्ड, फ्यूज्ड, हर तरह के दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रक्रिया को नहीं साधा है और ध्यान ने उनके लिए कुछ कुछ विंडोज ओपन करी हैं, कुछ उनके साइकोसोमेटिक चेंजेस किए हैं, कुछ उनके मन को थोड़ा बहुत बदला है। क्योंकि ध्यान या साधना एकदम से नहीं बदलेगी, और ये सारी जो प्रक्रियाएं, इन्हीं को हम कहते हैं सत्संग। तो ध्यान और सत्संग भारत ने देखा जाए हमेशा से दिया, सनातन परंपरा ने, कि ध्यान है चैनलाइज करने की कोशिश, और सत्संग है इन सारे प्रक्रियाओं को, इन सारे सोपानों को सीख लेना। तो किसी को अपनी नियति बदलनी है तो इन सारी चीजों पर काम कर ले, तो नियति तो फिर बदल कर ही रहेगी। ये प्रक्रियाएं आपने इतनी, आप हमेशा बताते भी आ रहे हैं 9 सोपान। जैसे अभी कई लोग कहते हैं कि मेरी डेस्टिनी ये थी वो थी, अगर कुछ गलत हो जाता है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं। अगर लोग कहते हैं कि मेरी डेस्टिनी यही थी तो भी तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हाँ, अब हमने उसमें निर्माण शब्द जोड़ दिया, ऐसे लोग उसको धार्मिक बहुत समझते हैं। अगर उसको हम ऐसे कह दें नियति निर्माण के सूत्र, वही प्रक्रिया वही हो जाएगी। और अस्वीकार करके भी आप जाते कहाँ हैं? कहीं नहीं जाते। जिन कर्म बंध और कर्म भोगों की बात नियति वाले लोग करते हैं, वो स्मृतियों के ही अटकाव तो हैं। जब आप अपनी स्मृतियों से अटक ही नहीं रहे तो आप कर्मों कर्म बंधों में अटक ही नहीं रहे, आप उनसे आगे चले जा रहे हैं। और जब आप स्वीकार में चले जा रहे हैं तो स्वीकार भी आपके उन सारे आंतरिक धागों को सुलझा दे रहा है जो कर्मों का निर्माण करते हैं। तो कर्म बंध तो सोए हुए व्यक्ति के लिए है, क्योंकि उसको लग रहा है मैं कर रहा हूं, ये सब मैंने किया था। और जो मुक्ति है वो उस जागे हुए व्यक्ति के लिए है जो इस पथ पर चल पड़ा है। तो वो देखता है कि ये सब अलग अलग परिस्थितियों से घटी हुई घटना थी, उसको हमने वैसे ही देखा, तो हमारा वो पीछा भी नहीं कर रही चीज। प्रणाम अनुश्री। आज जो आपने नियति पे जितनी ढेर सारी हम लोग को इंसाइट दी हैं, उससे तो यही लग रहा है कि जो इंडिविजुअल आपने प्रोसेस भी बताया है, और निर्माण के 9 सोपान को आपने नियति के 9 सोपान बता दिया है। और मैं सारे अनंत पथ के मित्रों से कहना चाहूँगा कि अगर वो वीडियो नहीं सुना है तो अनंत श्री चैनल पे जाएं और ज़रूर सुनें। ये अनंत पथ के मित्रों की शायद नियति थी कि आज नियति पर हम लोगों ने ये बात करी, और जब जब जो सुनेगा वो उसकी नियति होगी कि वो सुन पा रहा है और फिर उसमें बदलाव लाने की कोशिश करे। ठीक है। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत बहुत आभार। सभी मित्रों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है अनंत श्री पॉडकास्ट पे और उनके वीडियोस पे। और आज जो हमने नियति पे अनंत श्री से बातचीत की है, और अनंत श्री ने जो प्रोसेस हमें दिया है नियति के 9 सोपान, जिसको अनंत श्री ने निर्वाण के 9 सोपान बोला है, अनंत श्री के चैनल पे वो वीडियोस पूरे उपलब्ध हैं जो हम लोग के लिए बहुत अमूल्य है। और अगर इस सभी मित्रों को अगर इसको बुक फॉर्मेट में चाहिए तो वेबसाइट पे बुक उपलब्ध हैं। जो मित्र लेना चाहते हैं वो anantsri.com पे जाएं, वहाँ से बुक परचेस कर सकते हैं। मिलते हैं नए विषय के साथ नए पॉडकास्ट में। नमस्कार।